देखो आवाज आ रही होगी आप लोगों को। अब इधर थोड़ा सा शांत रहो जिससे पढ़ाना स्टार्ट करें। तो पिछली क्लास के अंदर जो सवाल दिया था वो कर लिया होगा पूरा, आधा मैंने करवा दिया था, थोड़ा बहुत रह गया था वो सवाल, तो वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, दूसरा न्यूक्लियर का ऐप के अंदर कोर्स बना दिया था। ठीक है, और न्यूक्लियर का ऐप के अंदर कोर्स बनाकर मैंने यूनिट नंबर 4 की, सुन लो, यूनिट नंबर 4 की 7 क्लास है, केवल ज्यादा क्लास नहीं है, 7 क्लास में कंप्लीट करवा दी थी पिछली बार, तो सारी क्लासें डाल दी है ना, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये पार्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं। यूनिट नंबर 4 कौन सी फिजिक्स है? पार्टिकल फिजिक्स है, जिसकी 7 क्लासें ऐप के अंदर डाल दी गई है। ठीक है, जो मैं पहले कहा था, क्या नाम से, यूनिट नंबर 4 की क्लास है, स्टार्टिंग के अंदर तो इस पे डालेंगे, ऐप पे डाल देंगे, आप लोग इन्हें वहां से लोगे ऐप के अंदर से। ठीक है, समय रहेगा तो इनको पूरी को भी लाइव पढ़ा देंगे, और नहीं रहेगा तो पहले उसको कर लेना, एक क्लास के अंदर पूरा रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि उसमें सवाल आते हैं, अगर आपके सवालों के आंसर आ रहे हैं जब तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके आंसर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर सवाल है उसके अंदर, सवाल के आंसर सही सही आ रहे हैं आपके खुद से सोल्व करने पर, जब तो आपको समझ में आ गया, नहीं आ रहे आंसर सही आपसे तो फिर आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो सुनो, अभी फिलहाल यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर वो जो क्लास डाली है वैसे डाल रखी है, यूनिट नंबर 4 L1 L2 L3 इस तरीके से 7 क्लास में कंप्लीट है, चलिए पूरी 7 ले लेना उसको। ठीक है, अभी फिलहाल यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक चल रहा था पिछला वो खत्म हो गया था, उसके बाद में न्यूमेरिकल करवाया था उसका, वो भी खत्म हो गया था। अब हेडिंग लगाओ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ब्रैकेट के अंदर लिखना, ब्रैकेट के अंदर विशिष्ट बंधन ऊर्जा, ब्रैकेट के अंदर लिखना विशिष्ट ऊर्जा, ब्रैकेट के अंदर लिखना विशिष्ट बंधन ऊर्जा या माध्य बंधन ऊर्जा, विशिष्ट बंधन ऊर्जा या माध्य बंधन ऊर्जा, खुद बोलने लगे, या विशिष्ट बंधन ऊर्जा। अरे इधर बीच मत बोलो, माध्य बंधन ऊर्जा या विशिष्ट बंधन ऊर्जा, इधर, अरे अब ध्यान दो ना, सुनो, जो बंधन ऊर्जा है उस बंधन ऊर्जा में, सुनो, अगर किसका भाग लगा दे, द्रव्यमान संख्या का भाग लगा दिया जाए, हमें क्या मिलती है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। बंधन ऊर्जा में किसका भाग लगाने पर? द्रव्यमान संख्या का भाग लगाने पर। अच्छा सुनना, बंधन ऊर्जा को बी से लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए कॉमा जेड। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है, और इसके नीचे किसका भाग लगा रखे हैं अपन? द्रव्यमान संख्या का भाग लगा रखे हैं, यानी ए का। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसको आप बी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें लिखना, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, कैपिटल बी ब्रैकेट के अंदर लिखना ए कॉमा जेड, कैपिटल बी ब्रैकेट के अंदर लिखना ए कॉमा जेड, अभी टाइम लगेगा मिनट के, कैपिटल बी ब्रैकेट के अंदर लिखना ए कॉमा जेड, और उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या के अनुपात को, और उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहा जाता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहा जाता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो सुनो, हाँ, का मात्रक होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, नीचे क्या है? न्यूक्लियन है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी ऊर्जा तो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है ना, डिवाइड के अंदर क्या है? न्यूक्लियन है ना, लिखो इसे, इसका यूनिट है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन।
सॉलिड में कौन सी क्लास डाली थी? कोई क्लास नहीं डाली थी। तो पहले डाली हुई थी वही डाली हुई थी, उसके बाद में कोई क्लास नहीं डाली। सॉलिड में तुम्हारा ऑनलाइन वालों का 2-3 क्लास का और बचा है, बस खींच के 2-3 क्लास का, 2-3 क्लास का बाकी है। सॉलिड में ज्यादा नहीं रहा, करवा देंगे उसे भी। ये लिख लो ऐसे कैसे। आगे चले। छोटा सा टॉपिक है, कई बार 12वीं का ही टॉपिक है, 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। चले आगे, लिखो इसके आगे। 2 या 3 टॉपिक ही बाकी है उसके ना, ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। लिखो, हेडिंग लगाओ इसी के अंदर, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र, एवं द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र। हाँ जी, अब देखो ये वक्र किस बात को रिप्रेजेंट करता है, पहले तो ये सुनो। ये वक्र इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, द्रव्यमान संख्या का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के साथ जो वक्र खींचेंगे वो नाभिक के स्थायी क्षेत्र और अस्थायी क्षेत्र में होने को बताता है। ठीक है, यानी कौन सी रेंज के नाभिक स्थायी क्षेत्र में होते हैं और कौन सी रेंज के नाभिक अस्थायी क्षेत्र में होते हैं, और स्थायी क्षेत्र के अंदर आने के लिए क्या क्या करते हैं, यानी कौन सा नाभिक स्थायी होगा कौन सा नाभिक अस्थायी होगा, इसके बारे में जानकारी देता है ये वक्र। तो किस किस के बीच में खींचा जाता है ये वक्र? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य ये वक्र खींचा जाता है। एक तरफ लेंगे अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, दूसरी तरफ लेंगे अपन द्रव्यमान संख्या। ये लो, ये वाली अक्ष है जिस पर ले लेते हैं अपन द्रव्यमान संख्या, किससे लिखते हैं? ए से। ओके, इधर ले लेते हैं अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, अब सुनना कैसे बनता है ये वक्र। ये भी देखो, देखो वक्र जैसा भी बने, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है वक्र, जैसे किताब के अंदर बना हुआ होता है, और वैसा वक्र हमें याद ही नहीं करना है। सुन लो मेरी बात, किताब के अंदर जो वक्र देखने को मिलेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वक्र होता है, वैसा वक्र याद नहीं रखना। हमें एक सिंपल वक्र याद रखना है, जितने पॉइंट अपन लिखवाएं वो सारे पॉइंट उससे क्या हो जाए, उससे उसकी व्याख्या अपन करते। अच्छा सुनो, पहले पॉइंट समझते हैं क्या क्या पॉइंट इसके अंदर आने वाले, ठीक है, फिर उसके आधार पर वक्र बनाएंगे। अच्छा देखो, सबसे पहली बात 4-5 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। सुनो, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो? मैजिक संख्या के बराबर हो। मैजिक संख्या क्या होती है? तो 8, 20, 28, 50, 82, 126 इसके बराबर हो, उनका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसे नाभिक कैसे नाभिक होते हैं? स्थायी नाभिक होते हैं। ठीक है, दूसरा सुनना, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 20 से कम होती है, वे कैसे नाभिक होते हैं? हल्के नाभिक होते हैं। कैसे नाभिक होते हैं? हल्के नाभिक। और ये जो हल्के नाभिक होते हैं, ये हल्के नाभिक क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं, और नाभिकीय संलयन करके स्थायी क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं। किसमें आने की कोशिश करते हैं? स्थायी क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट सुनना, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 120 से ज्यादा होती है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? भारी नाभिक के अंतर्गत आते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया करते हैं? नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया करते हैं, और कौन सी रेंज के अंदर आने की कोशिश करते हैं? स्थायी क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं। तो हल्के नाभिक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे, जो 60 से 120 की होती है लगभग ना। और जो भारी नाभिक होते हैं वो कौन सी रेंज के अंदर आने की कोशिश करते हैं? वही 60 से 120 की रेंज, यानी स्थायी क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं। ये नाभिकीय विखंडन के द्वारा आते हैं, ये नाभिकीय संलयन के द्वारा आते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 के पूर्ण गुणज के रूप में हो, यानी 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से हो, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इनके निकटवर्ती की तुलना में ज्यादा होती है। यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या 4, 8, 12, 16, 20 यानी 4 का मल्टीपल हो, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनका जो स्थायित्व होता है, वो इनके निकटवर्ती की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अपन को क्या करने हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के अंदर लिखने हैं। पहले मैं जितना वो हेडिंग लगवाया था उसके अंदर कुछ लाइनें लिखेंगे, फिर ये पॉइंट लिखेंगे, फिर वक्र बनाएंगे इसका। लिखो, नाभिकों के स्थायी व अस्थायी क्षेत्रों में, नाभिकों के स्थायी व अस्थायी क्षेत्रों को, नाभिकों के स्थायी व अस्थायी क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र बनाया जाता है, के मध्य वक्र बनाया जाता है। जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते, से निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते। आओ देखो इसे ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है, मैं पहले बोल रहा हूं ना, पर अपन को ऐसा ही दिखाना है, जो किताबों में होता है वैसा नहीं दिखाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी जो हमें समझानी। देखो यहां पे ये है हमारे पास में 2He4, ठीक है, ये ले लेते हैं 8O16, ऑक्सीजन 16, ठीक है। अच्छा सर, और कुछ दिखाते हैं इसके अंदर। ये वाली जो रेंज होती है ये लगभग होती है कहां से कहां तक की, 60 से 120 की रेंज, 60, और इधर होती है 100, इधर आप 200 लिख दो, 120 से ऊपर। इधर क्या होती है हमारे पास में 50 होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, पेरस, Fe50, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है धातुओं में, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। सबसे ज्यादा जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो किसकी होती है, Fe की होती है। कितनी होती है, 8.8 के आसपास होती है, यानी 8.8 होती है। यानी ये ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ये वक्र इस तरीके से दर्शाया जाता है। एक बार ये वक्र बना लो आप लोग, ये वक्र बना लीजिए। ठीक है, इधर इसके इधर होंगे कौन से नाभिक, हल्के नाभिक, और इधर क्या होंगे, भारी नाभिक। इधर तो आप बोल सकते हो कैसे नाभिक होंगे, हल्के नाभिक होंगे, इधर क्या होंगे, भारी नाभिक। ये स्थायी क्षेत्र है ना, यहाँ क्या है। अब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बराबर नहीं होती यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये ग्राफ में वेरिएशन होता है। उनको कोई इतना आकलन नहीं करना कि किसका कितना होता है ना, ऐसे दिखा सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटता। बना दिया, नहीं नहीं नहीं, चले आगे।
चलो पहला पॉइंट लिखो, प्रत्येक नाभिक की प्रत्येक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रत्येक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है। प्रत्येक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है, इसलिए नाभिक को विखंडित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करनी होती है। इसलिए नाभिक को विखंडित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करनी होती है। ऊर्जा प्रदान करनी होती है। ठीक है, चेक कर लो जितने भी यहाँ नाभिक है उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक संख्या के तुल्य हो। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक संख्या के तुल्य हो। चाहो तो मैजिक संख्या लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मैजिक संख्या के तुल्य हो तो उनका स्थायित्व बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। तो उनका स्थायित्व बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। तो उनका स्थायित्व बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। अगला लिखो, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या, तीसरा, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज हो। वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज हो, अर्थात 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, वह अपने निकटवर्ती नाभिक की तुलना में, वह अपने निकटवर्ती नाभिक की तुलना में अधिक स्थायी है। वह अपने निकटवर्ती नाभिक की तुलना में अधिक स्थायी है। वह अपने निकटवर्ती नाभिक की तुलना में अधिक स्थायी है। आगे लिखो, अगला पॉइंट, जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम हो। चौथा पॉइंट, जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम हो वे हल्के नाभिक होते हैं। जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम हो वे हल्के नाभिक होते हैं। ये अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ये अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। ये अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं। और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं। अगला लिखो, जिनकी द्रव्यमान संख्या 120 से अधिक हो। जिनकी द्रव्यमान संख्या 120 से अधिक हो वे भारी नाभिक होते हैं। वे भारी नाभिक होते हैं जो कि विखंडित होकर अपने स्थायित्व को बढ़ाते हैं। जो कि विखंडित होकर अपने स्थायित्व को बढ़ाते हैं। जो कि विखंडित होकर अपने स्थायित्व को बढ़ाते हैं।
अतः इस अवस्था में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी। अतः इस अवस्था में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी। अतः इस अवस्था में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी। तो पॉइंट छठा पॉइंट लिखना, द्रव्यमान संख्या बढ़ने से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है। Fe56 Fe ऊपर लिखना 56 Fe56 के लिए 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, यूनिट लिख लेना 8.8 MeV बट्टा NU हो जाता है। 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन हो जाता है। अतः धातुओं में आयरन सबसे अधिक स्थायी है। अतः धातुओं में आयरन सबसे अधिक स्थायी है। सबसे अधिक स्थायी है। अगला पॉइंट लिखो 7वां। यूनिवर्स लिखवा देखो वापिस। द्रव्यमान संख्या बढ़ने से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है। हाँ बढ़ता है। फॉर्मूला क्या है? बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग लगाने पर वो मिलता है। ठीक है। और मैंने पॉइंट क्या लिखा है? द्रव्यमान संख्या बढ़ने से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है और Fe56 के लिए इतना हो जाता है और धातुओं में आयरन सबसे अधिक स्थायी है। ये लिखवाया मैंने, ये लिखना है। आगे लिखो अगला पॉइंट, फिर बात करते हैं सवाल से। यदि द्रव्यमान संख्या को और बढ़ाया जाए, यदि द्रव्यमान संख्या को और बढ़ाया जाए तो यूरेनियम 238 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.6, ये कम हो गई देख ले। 7.6 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन हो जाती है। यदि द्रव्यमान संख्या को और बढ़ाया जाए तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यूरेनियम 238 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन हो जाती है। 8वां पॉइंट लिखना। 10 एक का देखो। यदि हल्के नाभिक स्थायी है, यदि हल्के नाभिक स्थायी है, ऐसे लिखना N बराबर Z बराबर A/2 होना चाहिए। यदि हल्के नाभिक स्थायी है तो N बराबर Z बराबर A/2 होना चाहिए। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या की आधी होनी चाहिए अगर हल्का नाभिक स्थायी है तो। अगला लिखो, भारी नाभिक यदि स्थायी है, भारी नाभिक यदि स्थायी है तो N/Z बराबर 3/2 होना चाहिए। भारी नाभिक यदि स्थायी है तो N/Z बराबर 3/2 होना चाहिए। हल्का नाभिक स्थायी है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसकी आधी होनी चाहिए? द्रव्यमान संख्या की। और भारी नाभिक यदि स्थायी है तो N/Z बराबर कितना होना चाहिए? 3/2 होना चाहिए। सवाल लिखना है ना न्यूमेरिकल। चलो
तो सवाल आप लोगों को लिखना है, लिखो। सवाल लिखना 29 कॉपर 64, 29 Cu 64 बराबर ये दे रखा है 63.9298 की बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। कि बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। ब्रैकेट के अंदर लिखना Mn बराबर ये दे रखा है आपको, और Mp बराबर ये दे रखा है आपको, ये दे रखा। हो गया। अब काम की बात सुनिए। देखो इसने क्या पूछा है, आपको ये दे रखा है। अच्छा ये क्या दे रखा है आपको, और आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो सुनो, सबसे पहली चीज, हमें एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दे रखे हैं, और हमसे कॉपर के लिए क्या पूछ रहा है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा पूछ रहा है। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, बंधन ऊर्जा। क्योंकि बंधन ऊर्जा में अपन किसका भाग लगा देंगे, प्रति न्यूक्लियॉन सॉरी द्रव्यमान संख्या का भाग लगा देंगे, तो अपन को प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अच्छा बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, मैं याद दिलाता हूं सुनो। मैंने कहा था कि यदि द्रव्यमान क्षति को 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलती है, बंधन ऊर्जा मिलती है। यानी इसका मतलब पहले अपन को क्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान क्षति। जब द्रव्यमान क्षति कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, उससे क्या ज्ञात होती है, द्रव्यमान क्षति ज्ञात होती है। अच्छा आपको नाभिक का द्रव्यमान दिया था अभी कितना, 63 पॉइंट जो भी है समथिंग, वो दिया हुआ था ना, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके अंदर लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 29 Cu64 में प्रोटॉन कितने हैं, 29 प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन कितने हैं 29, एवं न्यूट्रॉन कितने हैं 64 नहीं है 35 है, ठीक है। अर्थात जेड कितना है 29 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 35, ओके। द्रव्यमान क्षति ज्ञात करेंगे सब। आओ देखो द्रव्यमान, इधर देख लो, पूछ लेता है इस सवाल एग्जाम में। डेल्टा एम बराबर, अच्छा क्या होती है, न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान का योग। अच्छा न्यूक्लियॉन की संख्या में सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जेड, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना एमपी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी एन, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना एम एन, या इसे ए माइनस जेड भी लिख सकते हैं, पर अपन को न्यूट्रॉन की संख्या पता है। अच्छा ये इसमें से किसको घटाना पड़ेगा, नाभिक के द्रव्यमान को घटाना पड़ेगा, एम से लिख देते हैं। चलो आओ, तो अब एक काम करते हैं, कैसे घटाएंगे, डेल्टा एम बराबर जेड का मान कितना है 29 है। अच्छा एम पे कितना लिखवाया था अभी 759 प्लस एन कितना है 35, ये कितना दे रखा है, और माइनस एम का मान कितना है, ये सॉल्व करने पर क्या जाएगा, डेल्टा एम। पहले डेल्टा एम ज्ञात करो, फिर इसके बाद में काम करना पड़ेगा आपको, तो खुद आते हैं इनके सवाल भी।
3.82 गलत आंसर है भाई, वापस सोल्व करें ना, लाइन के अंदर कह रहा हूँ 3.82 जो आंसर बोला है वो गलत है ना, वापस चेक करो। 0.60 आएगा। बिना कैलकुलेटर के सोल्व करने का प्रयास किया करो, क्योंकि परीक्षा में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और परीक्षा में सवाल आते हैं, ध्यान रखना। 0.6461 AMU कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर 2017 में आया था सवाल। कोटा में आ गया तो राजस्थान भी कोटा में तो है। अच्छा कॉप, अच्छा हाँ जी, अब सुनना। 29Cu64 की कुल बंधन ऊर्जा, अच्छा कैसे ज्ञात करोगे कुल बंधन ऊर्जा? इसको किससे गुणा करके? 931.5 से गुणा करके ना। तो आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एम इंटू क्या करोगे? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो अब आपको अगला काम ये करना होगा वहां एग्जाम के अंदर 0.060461 इंटू 931.5। देखो इसको सोल्व करो, कितना है? उन्नीस 42 15 पूरा बोलो। 563.194215 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यह आ गया किसका मान? बंधन ऊर्जा का मान, बी ए कॉमा जेड। अच्छा अब इस प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए क्या बताया था? बी ए जेड में किसका भाग लगाना है? ए का भाग। यह आ गया भाई पहले सवाल का आंसर आपके। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे याद करेंगे? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो आप इसे लिखते हो ना बी ए जेड बट्टा ए, है ना, यानी कुल मिला के 64 का भाग लगा दो इसके नीचे। 563 19 42 15 भाग 19 64 है ना, बताओ दो कितना है? 8 पॉइंट 19 और है क्या? मतलब 8.8 के आसपास आता है। सॉलिड पूरी नहीं हुई, कोई 2-3 क्लास बाकी है बस सॉलिड के अंदर। करवा देंगे तुम्हें सॉलिड, टेंशन मत लो, एक आधे क्लास में हो जाएगी सॉलिड। हाँ जी, हाँ एक सवाल छोटा सा और करोगे? कर लो चलो, देखो इतना टाइम अभी तो ना। देखो देखो, यदि किसी नाभिक की त्रिज्या 5.2 फर्मी है तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, आर नॉट का मान दे रखा है। वापिस बोल देता हूं सवाल। यदि किसी नाभिक की त्रिज्या 5.2 फर्मी है तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। वो तो आर नॉट का मान है। यदि नाभिक की त्रिज्या 5.2 फर्मी है तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, ब्रैकेट के अंदर लिखना आर नॉट बराबर 1.3 फर्मी, है ना। बहुत साधारण सा सवाल है। नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? छोटा सवाल है ये, तो कोई 2 नंबर 1.5 नंबर वाले पूछ ले तो पूछ ले। आर बराबर क्या होता है? आर नॉट ए की पावर 1/3। जब आपको आर नॉट दे रखा है, ए पूछा हुआ है ना, कैसे लिखोगे?
आर बटा आर नोट, और ये हो गया ए की पावर 1/3। अच्छा बताओ, मान रखो इसके अंदर ये कितना है, 5.2 फर्मी है, और ये कितना है, 1.3 फर्मी है। फर्मी से फर्मी कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 4 आएगा ना, 4। 4 और इधर ए की पावर 1/3, 64 आ जाएगा। करो इसे। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि 4 का क्यूब कर दोगे ना। और हेडिंग लगाते हैं अब अगली, बीच बीच में देते हैं। हाँ जी, टॉपिक है छोटा सा। हाँ, लिखना, द्रव्य बूंद मॉडल, द्रव्य बूंद मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, द्रव मतलब एक नाभिक की तुलना इसके अंदर किससे की गई है, द्रव की बूंद से की गई है। ठीक है ना, नाभिक का कंपेयर किससे किया जाता है, द्रव की बूंद से किया जाता है। पहला पॉइंट लिखो इसमें। इतना, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार किसी तत्व के नाभिक, इस मॉडल के अनुसार किसी तत्व के नाभिक, इस मॉडल के अनुसार किसी तत्व के नाभिक वह द्रव की बूंद में समानताएं होती है, वह द्रव की बूंद में समानताएं होती है, जिसके कारण नाभिक को, जिसके कारण नाभिक को द्रव की बूंद के तुल्य माना जा सकता है, जिसके कारण नाभिक को द्रव की बूंद के तुल्य माना जा सकता है, जिसके कारण नाभिक को द्रव की बूंद के तुल्य माना जा सकता है। इन कारणों के कारण द्रव की बूंद के तुल्य मानते हैं, लिखो अगले पॉइंट में। 3-4 कारण हैं जिसके कारण अपन बोल देते हैं कि नाभिक द्रव की बूंद के तुल्य है। पहला पॉइंट लिखो, द्रव की बूंद का आकार, द्रव की बूंद का आकार, अगला पॉइंट लिखना, द्रव की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है, द्रव की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार नाभिक का आकार भी, ठीक उसी प्रकार नाभिक का आकार भी स्थायी अवस्था में गोलीय माना जाता है, स्थायी अवस्था में गोलीय माना जाता है। तो देखो, नाभिक का जो आकार अपन बात कर रहे थे, नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण के अंदर पढ़ा था, जब Q बराबर 0 होता है तो क्या होता है, गोलीय होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थायी नाभिक कहते हैं। तो नाभिक का आकार भी स्थायी अवस्था में गोलीय होता है, और द्रव की बूंद का आकार भी कैसा होता है, गोलीय ही होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट, द्रव का घनत्व स्थिर होता है, द्रव का घनत्व स्थिर होता है, ठीक उसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी स्थिर होता है, ठीक उसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी स्थिर होता है, द्रव का घनत्व स्थिर होता है, ठीक उसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी स्थिर होता है। अच्छा याद करो, अपन ने नाभिक का घनत्व ज्ञात किया था, और वहां पे एक बात प्रूव करी थी कि नाभिक का घनत्व एक नियत राशि है, यह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती है। नाभिक का और द्रव दोनों का घनत्व ही क्या होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, अगला पॉइंट लिखो, इस प्रकार द्रव की बूंद में अनेक, जिस प्रकार द्रव की बूंद में अनेक अणु होते हैं, जिस प्रकार द्रव की बूंद में अनेक अणु होते हैं, जिस प्रकार द्रव की बूंद में अनेक अणु होते हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार एक
एक नाभिक में भी अनेक न्यूक्लियन होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक नाभिक में भी अनेक न्यूक्लियन होते हैं। उसी प्रकार एक नाभिक में भी अनेक न्यूक्लियन होते हैं। अगला पॉइंट लिखो। नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय विखंडन को नाभिकीय विखंडन को एक बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभाजित होना। नाभिकीय विखंडन को एक बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभाजित होना के तुल्य माना जा सकता है। के तुल्य माना जा सकता है। नाभिकीय विखंडन को एक बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभाजित होना के तुल्य माना जा सकता है। माना जा सकता है। वापस बोल रहा हूं, नाभिकीय विखंडन को एक बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभाजित होना के तुल्य माना जा सकता है। जैसे नाभिकीय विखंडन के अंदर भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है ना, वैसे ही एक बड़ी बूंद का छोटी छोटी बूंदों में विभाजित होना उसके तुल्य माना जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट। नाभिकीय संलयन को कई छोटी बूंदों का मिलकर एक बड़ी बूंद बनना। कई छोटी बूंदों का मिलकर एक बड़ी बूंद बनना के तुल्य माना जा सकता है। माना जा सकता है। अतः नाभिक एक समान अत्यधिक घनत्व वाले द्रव की बूंद के एक समान अत्यधिक घनत्व वाले द्रव की बूंद के समान माना जा सकता है। अतः नाभिक एक समान अत्यधिक घनत्व वाले द्रव की बूंद के समान माना जा सकता है। इसे द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। इसे द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर कुछ खास नहीं है, केवल नाभिक को द्रव की बूंद के समान तुल्य मानकर कुछ बातें कही गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके कल